1700 का दशक। दक्कन की हवाएं अपने साथ बारूद की महक लिए हुए बह रही थी। छत्रपति संभाजी की क्रूरतापूर्वक हत्या, फिर 10 साल के संघर्ष के बाद छत्रपति राजाराम की मृत्यु। मराठा साम्राज्य पर चिंताओं के बादल मंडरा रहे थे। सवाल एक ही था, हिंदवी स्वराज्य के उत्तराधिकारी का। उधर संभाजी महाराज की पत्नी येशूबाई और उनके पुत्र साहूजी महाराज औरंगजेब की कैद में थे, तो इधर छत्रपति राजाराम की पहली पत्नी राजसबाई के पुत्र संभाजी द्वितीय और दूसरी पत्नी रानी ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय 3-4 साल के थे। ऐसे में रानी ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर खुद शासन की बागडोर संभाली। बीस साल से औरंगजेब दिल्ली छोड़ दक्कन में संघर्ष कर रहा था। आंखों में बस एक ही सपना लिए, हिंदवी स्वराज्य का दमन कर पूरे दक्कन में मुगल परचम लहराने का। और उसे जब ये पता चलता है कि मराठाओं की बागडोर एक 25 साल की महिला के हाथ में है, तो उसे बरसों की हसरत पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी और वह मराठा साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने खुद मैदान में कूद पड़ता है। एक तरफ खड़ी थी छोटे से मराठा साम्राज्य की रानी ताराबाई और दूसरी तरफ खड़ा था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1680 में औरंगजेब दक्कन विजय के लिए निकलता है, तो उसके सामने 3 चुनौतियां आई। गोलकुंडा की कुतुबशाही, विजयपुर की आदिलशाही और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज। लगभग 200 सालों से चली आ रही कुतुबशाही और आदिलशाही को कुचलना बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन महज 20 या 25 साल से स्थापित हिंदवी स्वराज को उखाड़ फेंकना औरंगजेब को मामूली सी बात लगी। इसीलिए औरंगजेब ने सबसे पहले 1686 में आदिलशाही का दमन किया, 1687 में कुतुबशाही का, और अब बचा था मात्र हिंदवी स्वराज, जिसे पार पाना औरंगजेब को जितना आसान लगता था उतना आसान था नहीं। लेकिन अंततः 1689 में जब संगमेश्वर से संभाजी महाराज को कैद किया गया, तो घटी वो घटना जिसने मराठाओं में प्रतिशोध की ज्वाला और स्वराज के लिए मर मिटने की भावना को कई गुना भड़का दिया। छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए। औरंगजेब को लगा अब मराठों का अंत तय है। दरबार सजा था, सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। गूंज रही थी तो बस बेड़ियों की खनक। संभाजी की आंखों में डर का नामो निशान तक न था। वो बेड़ियों से जकड़े हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कैदी नहीं विजेता हूं। तभी औरंगजेब संभाजी से बोलता है, इस्लाम कबूल कर लो संभा, हम तुम्हारी जान भी बख्श देंगे और तुम्हें तुम्हारे मराठा साम्राज्य के साथ वो सब देंगे जिसका तसव्वुर तक तुमने नहीं किया होगा। संभाजी हंसते हुए बोलते हैं, तू क्या देगा मुझे औरंग? मेरा धर्म, मेरा स्वाभिमान है और मृत्यु का भय भी मुझे मेरे स्वाभिमान से अलग नहीं कर सकता। उस दिन आलमगीर औरंगजेब बादशाह के तख्त पर बैठा था, लेकिन ऊंचा कौन था ये इतिहास ने तय कर दिया। और फिर शुरू हुआ वो अध्याय जिसे याद कर इतिहास भी रो पड़ता है। 40 दिन तक दिल दहला देने वाली प्रताड़ना। संभाजी के नाखून से लेकर उनकी खाल तक सब कुछ उतारा गया। घावों पर नमक भरा गया। हर यातना के बाद भी संभाजी की आवाज वही थी, मैं शेर का पुत्र हूं, झुकना नहीं जानता। 11 मार्च 1689 तुलापुर की धरती पर संभाजी का सिर कलम कर दिया गया।
मराठों के मन में खौफ भरने के लिए उनका सिर भाले की नोक पर रखकर सरेआम घुमाया गया। औरंगजेब को लगा खेल खत्म, लेकिन यहीं से मुगल पतन की शुरुआत होती है। इतना सब होने के बावजूद मराठा साम्राज्य बिखरा नहीं और उग्र हो चला था। सामने निकल कर आए दो नाम, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। संताजी घोरपड़े को सर्व सेनापति बनाया जाता है। 1692 रात का सन्नाटा, मुगल खेमे में बेफिक्री का माहौल, लेकिन मराठा घुड़सवारों की आहट तूफान बनकर आ रही थी। नेतृत्व कर रहे थे संताजी घोरपड़े। लक्ष्य था औरंगजेब का सर। तलवारें टकराईं, पहरेदारों को ढेर किया गया। औरंगजेब के तंबू को चारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन किस्मत से औरंगजेब उस रात शाही सामियाने में नहीं था। संताजी घोरपड़े खाली हाथ कहाँ लौटने वाले थे। उन्होंने औरंगजेब के तंबू के ऊपर लगा सोने का कलश काटा और अपने साथ ले गए। ये सिर्फ कलश नहीं था, ये संदेश था, संभाजी मरे नहीं हैं। हर मराठा अब संभाजी है। साल 1697 में संताजी घोरपड़े की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मराठाओं का सरसेनापति धनाजी जाधव को बनाया जाता है और 1700 आते आते छत्रपति राजाराम की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद शासन की बागडोर संभालती हैं रानी ताराबाई। रानी ताराबाई मराठाओं के सरसेनापति और छत्रपति शिवाजी महाराज के साले हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थी। हम्बीरराव मोहिते के नेतृत्व में मराठाओं ने कई युद्ध लड़े और जीते। हम्बीरराव मोहिते ने ही संभाजी महाराज को छत्रपति बनाने में मदद की। दरअसल रानी ताराबाई और हम्बीरराव मोहिते का रिश्ता एक पिता और बेटी के रिश्ते से कहीं बढ़कर एक शिष्य और गुरु का रिश्ता था। हम्बीरराव मोहिते ने रानी ताराबाई को शस्त्र, शास्त्र, कूटनीति, युद्ध नीति और घुड़सवारी जैसी कई कलाओं में पारंगत किया, जिसका असर उनके शासन के दौरान 1700 से 1708 तक साफ देखने को मिलता है। साल 1700 से 1704 तक औरंगजेब की शक्ति और रानी ताराबाई की बुद्धि का मुकाबला था। इस दौरान सतारा, परलीगढ़, पन्हाला, पवनगढ़, वर्धनगढ़, नंदगिर, चकनफोर्ट, खेलना, कोंढाना, राजगढ़, तोरणा, वंकिनजीरा और वसंतगढ़ जैसे किले औरंगजेब के हाथ में चले गए। इतने कम समय में इतने सारे किलों पर औरंगजेब का कब्जा होना महज इत्तेफाक था या रानी ताराबाई की सोची समझी रणनीति का हिस्सा। दरअसल 1680 से 1700 के बीच में मराठाओं ने 250 से अधिक छोटे बड़े युद्ध लड़े थे और युद्ध हमेशा ही खर्चीले होते हैं। साथ ही किले को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए सैनिक, उनका खाना पानी, हथियार, गोला बारूद जैसी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जब कोई सेना लगातार युद्ध करती है तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था मराठाओं के साथ। लगातार युद्ध करने से साल 1700 आते आते उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। अब उनके लिए किले को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। यहीं से शुरू होता है रानी ताराबाई का कूटनीतिक खेल। रानी ताराबाई हर किले के लिए जोरदार युद्ध करती। वो समझ चुकी थी औरंगजेब को हर हाल में किलों पर अपनी बादशाहत चाहिए। वो युद्ध करती, मुगल सेना को थकाती और फिर वही किले मुगलों को ऊंचे दामों पर बेच देती। इससे उन्हें दो फायदे होते। एक, दुर्गों के मेंटेनेंस में जो धन खर्च होता था वो बचता, साथ ही सेना को और मजबूत करने के लिए और धनराशि प्राप्त हो जाती। और इसी बीच मराठे दिल्ली से दक्कन, जो सप्लाई लाइन औरंगजेब को रसद, धन इत्यादि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, मराठों ने उस पर आक्रमण करना, तोड़ना, लूटना जारी रखा।
रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठे अमीर और शक्तिशाली हो चले थे। जितने भी किले 1700 से 1704 के मध्य औरंगजेब के कब्जे में गए थे, उनमें से केवल तोरण किला ही ऐसा था जिसे औरंगजेब ने जीता था। बाकी सब ताराबाई की चतुराई से मुगलों को बेचे गए थे, जिसका मराठों को खूब लाभ मिला। इधर औरंगजेब किलों और गढ़ों के नाम चेंज करके खुश हो रहा था, तो उधर रानी ताराबाई ने किलों को बेचकर और सप्लाई लाइंस को लूटकर जो धन इकट्ठा किया था, उससे मराठा सेना को और मजबूत किया। 1705 आते आते मराठाओं को ये लगने लगा था कि अब औरंगजेब उन्हें हरा ही नहीं सकता। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठे अपनी जीत के लिए आश्वस्त हो चुके थे। सत्रह 1705 में सर सेनापति धनाजी जाधव ने 80,000 की सेना लेकर रतनपुर पर धावा बोल दिया। धनाजी जाधव छत्रपति शिवाजी के समय प्रतापराव गुर्जर के नेतृत्व में मराठा सेना में शामिल हुए थे। उम्रबानी और नैसारी के युद्धों में धनाजी की वीरता ने पहली बार शिवाजी का ध्यान आकर्षित किया था। शिवाजी ने मृत्युशैया पर उन्हें मराठा साम्राज्य के उन 6 स्तंभों में शामिल किया था जो कठिन समय पर मराठा साम्राज्य की रक्षा करेंगे। 1689 से 1696 तक धनाजी और संताजी घोरपड़े ने मुगल साम्राज्य की नींद उड़ा रखी थी। 1697 में संताजी की मृत्यु के बाद उन्हें ही सरसेनापति बनाया जाता है। गुजरात का शहर रतनपुर उस समय मुगलों के लिए सैन्य और रणनीतिक केंद्र बना हुआ था। यह क्षेत्र मुगलों के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि औरंगजेब ने गुजरात का सूबेदार अपने बेटे मोहम्मद आजम को बनाया था। इस युद्ध में भीषण कोहराम हुआ। कई मुगल सैनिक या तो मारे गए या भाग गए। मुगल सेना के 2 सेनापति सफदर खान और नजर अली खान को बंदी बना लिया गया, जिन्हें बाद में 8 लाख की फिरौती लेकर छोड़ा गया। मराठाओं ने भारूच तक के क्षेत्र को लूट लिया। ये जीत मराठाओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी युद्ध ने मुगलों की कमर तोड़कर रख दी थी और गुजरात से मुगलों का नियंत्रण लगभग खत्म हो गया था। साल 1706 दक्कन की धरती पर अचानक मराठा घुड़सवारों की गड़गड़ाहट गूंजती है। सेनापति धनाजी जाधव औरंगजेब की छावनी पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। मुगल शिविर में अफरा तफरी मच जाती है। उस क्षण अवसर था औरंगजेब को मार गिराने का, लेकिन मराठाओं ने उसे मारा नहीं, क्योंकि यह केवल हमला नहीं था, यह महारानी ताराबाई की दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा था। ताराबाई जानती थी कि जिंदा औरंगजेब मरे हुए औरंगजेब से ज़्यादा मराठाओं के लिए उपयोगी है। जब तक औरंगजेब दक्कन में फंसा रहेगा, तब तक दिल्ली से आने वाली दौलत और रसद दक्कन में आती रहेगी। इसलिए मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करते हैं। अचानक हमला करो, दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ और फिर गायब हो जाओ। इसी रणनीति के तहत मराठा दल मुगल इलाकों, मालवा, गुजरात और दक्कन के समृद्ध प्रदेशों तक पहुंचने लगे और वहां से कर वसूली करने लगे। मुगल खजाना खाली होने लगा और मराठा शक्ति बढ़ती गई। ताराबाई ने केवल युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि साम दाम दंड भेद की कूटनीति से मुगल सरदारों को भी उलझाए रखा। वह स्वयं किले दर किले जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी, युद्ध भूमि में खुद नेतृत्व करती और मराठा सरदारों को एकजुट रखती थी। धीरे धीरे वही हुआ जिसकी कल्पना औरंगजेब ने कभी नहीं की थी। मुगल सेना थक गई, खजाना खाली होने लगा और दक्कन का युद्ध उसके लिए नासूर बन गया। 1707 में इसी अंतहीन संघर्ष से टूटा हुआ औरंगजेब
अहमदनगर के पास मर गया। जिस स्वराज्य को मिटाने वह दक्षिण आया था, उसी स्वराज्य ने महारानी ताराबाई की रणनीति और नेतृत्व में मुगल साम्राज्य को शक्तिहीन बना दिया। हमारे देश की विडंबना जानते हैं आप? हम छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी को जानते हैं, हम महाराणा प्रताप के शौर्य को नमन करते हैं। लेकिन महारानी ताराबाई, उनका नाम तो जैसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी। क्यों आज भी शौर्य को पुरुष का पर्याय मान लिया जाता है? जबकि सच तो ये है कि महारानी ताराबाई ने वो करके दिखाया था जो बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर सके। उन्होंने मुगल सल्तनत को चुनौती दी, उन्होंने कमजोर पड़ते मराठा साम्राज्य को उसके शिखर तक पहुंचा दिया और औरंगजेब का दक्कन कब्जाने का सपना चूर चूर कर दिया। अच्छा, आप बताइए, आप भारत की कितनी वीरांगनाओं के नाम जानते हैं? 1, 2, बस? तो सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, हमारी मानसिकता का भी है। और इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष श्रृंखला, वीरांगना, जहां हम बताएंगे भारत की उन सभी वीरांगनाओं के शौर्य और बलिदान की कहानियां जिन्हें कहीं ना कहीं या तो इतिहास में छिपा दिया गया या हमने उन्हें कहीं ना कहीं भुला दिया।